Hello everybody, this is Iftikhar and I'm back with my new video on mechanics. आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास की। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। यू सी, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ द रॉकेट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम लेंगे जहां पर मास वक्त के साथ, टाइम के साथ चेंज हो सकता है। मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। एक ऐसा सिस्टम अगर आपके पास है जिसमें से ना ही मास ऐड हो रहा है ना जिसमें से मास निकल रहा है, उसे हम कहते हैं, उस टाइप के मास सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड मास सिस्टम। अगर किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का मास निकल सकता है और उसके अंदर ऐड भी हो सकता है, जा भी सकता है उस सिस्टम के अंदर, वैसे सिस्टम के अंदर जो मास होता है वो होता है वेरिएबल मास। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, सो इसका मास चेंज होगा। सो अभी तक हमने देखा न्यूटन के लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ हमने अप्लाई करा एक ऐसे सिस्टम पर जिसका मास कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। नाउ अब हम देखेंगे कि अगर सिस्टम का मास टाइम के साथ चेंज होगा तो उस सिचुएशन में न्यूटन के सेकंड लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का बेहतरीन एग्जाम्पल है द रॉकेट। रॉकेट में भी उसका जो मास है वो कांस्टेंट नहीं होता है, समय के साथ, वक्त के साथ, टाइम के साथ मास कम होता है रॉकेट का। मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉकेट है। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो चैम्बर्स में स्टोर होके होता है, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में। ये होता है नैरो नोजल जिसमें से एग्जॉस्ट गैस बाहर आती है। इन चैम्बर्स के अंदर फ्यूल होता है। रॉकेट का मास अराउंड 90 टू 90% मास रॉकेट का जस्ट फ्यूल ही होता है, क्योंकि उतना फ्यूल रिक्वायर है हमें मून पर जाने के लिए। नाउ इस चैम्बर में ये फ्यूल बर्न होता है, बर्न होके हाई प्रेशर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैसेस, एग्जॉस्ट गैस बनकर निकलता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये गैसेस इस नैरो होल से, नोजल से बाहर निकलते हैं, उतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिलता है ऊपर मूव करने के लिए। तो यहां टाइम के साथ, समय के साथ फ्यूल जो है डिक्रीज होता है, क्योंकि फ्यूल हॉट गैस बन रहा है, एग्जॉस्ट गैस बन जा रहा है, वो गैस नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्यूल डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए रॉकेट का मास भी डिक्रीज होगा। तो ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास पर कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जिसका मास है कैपिटल एम। विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, एक फ्रेम है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट से ये मास कुछ वेलोसिटी v से x के डायरेक्शन में जा रहा है एट टाइम t। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम t प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ स्मॉल टाइम के बाद, कुछ समय के बाद इस कैपिटल मास में से, इस ऑब्जेक्ट में से कुछ मास निकलकर, कुछ मास निकल जाता है जो है डेल्टा एम। डेल्टा एम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है जो कि इस बॉडी में से निकल गया। निकलने के बाद u वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इस मास के। इस मास को, जो स्मॉल मास है, इसको वेलोसिटी आ जाएगी u वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है u। क्योंकि कुछ मास इस बड़े मास में से निकल गया, इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़कर v प्लस डेल v हो जाएगी। और कुछ मास इसके अंदर से चला गया, इसीलिए कैपिटल M में से इतना अमाउंट ऑफ मास निकल गया। दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ मास which is there in this body is m minus del m. Now we will apply Newton's second law to this system. अब तक हमने देखा न्यूटन के सेकंड लॉ को सिर्फ ऐसे सिस्टम पर अप्लाई करना सीखा जिस पर मास कांस्टेंट है, बट यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है, मास एक वेरिएबल है। यहाँ मास m था, यहाँ पर वो मास कुछ कम हो गया, मास चेंज हो गया। ओके, सो एज ए होल हम इंडिविजुअली ना ये ऑब्जेक्ट पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, ना ये ऑब्जेक्ट पे, हम करेंगे इन दोनों के मिले हुए सिस्टम पर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू Newton's
second law, the external force acting on the body is equals to the rate of change of its momentum. यहाँ हम बात कर रहे हैं स्मॉल चेंज इन मोमेंटम की, so that's why this d will get replaced with delta p by delta t. This delta p can be written as final momentum of the system minus initial momentum of the system. So p final minus p initial divided by delta t is my net external force acting on the system. तो हमें मालूम करना होगा अभी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा, इसका कितना मास था, दैट इज m, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी वेलोसिटी से, सो ये होगा सिस्टम का इनिशियल मास, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम, सम ऑफ the momentum of this object and this object, दोनों का मिला हुआ मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, बड़ी बॉडी का मोमेंटम ये है, इसका मास मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी वेलोसिटी से, v प्लस डेल v, ये हो गया इस बॉडी का मोमेंटम, प्लस द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज डेल m इंटू u। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम्स को न्यूटन के सेकंड लॉ में इस इक्वेशन में। तो फाइनल मोमेंटम है m माइनस डेल m ब्रैकेट v प्लस डेल v प्लस डेल m u, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है m v होल डिवाइडेड बाय डेल t। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए दिस ब्रैकेट से इसको, m v प्लस m डेल v माइनस v डेल m माइनस डेल m डेल v प्लस डेल m u माइनस m v होल डिवाइडेड बाय डेल t। m v प्लस में m v माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल m v माइनस डेल माइनस v डेल m माइनस डेल m डेल v प्लस डेल m u। इस डेल्टा d को हम सारी टर्म्स को इंडिविजुअली दे देंगे, ये हो जाएगा डेल t डेल m डेल t डेल्टा t। नाउ क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं ये हो रहा है जस्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कुछ स्मॉल समय के लिए, इसका मतलब होता है dt, इसका मतलब होता है डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, मतलब इट इज नॉट जीरो बट करीब करीब जीरो हो रहा है डेल्टा t का वैल्यू। अगर डेल्टा t करीब करीब जीरो होगा तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। वो क्या, आपका डेल्टा डेल v बाय डेल t बन जाएगा dv बाय dt, डेल m बाय डेल t बन जाएगा माइनस dm बाय dt। ये माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का, यहाँ पर इस बॉडी का मास डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज कर रहे हैं। माइनस साइन डज नॉट मीन कि मास नेगेटिव में है, माइनस साइन का मतलब ये है कि मास सिस्टम से, मास नॉट सिस्टम, मास बॉडी से कुछ कम हो गया, कुछ निकल गया, मास डिक्रीज हो गया, दैट्स उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं माइनस। नाउ डेल्टा v और डेल v विल बी इक्वल टू जीरो हो जाता है जब डेल्टा t टेंड्स टू जीरो होता है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इन सारी इक्वेशंस को इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू m dv बाय dt माइनस v डेल m बाय डेल t, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस v dm बाय dt माइनस, क्योंकि डेल m जीरो है so that's why this will be zero, हमारे पास बचेगी प्लस u नॉट प्लस, क्योंकि डेल m बाय डेल t है माइनस d बाय dt, so this will be minus u dm बाय
dt। तो यहां पर हम इस इक्वेशन में ये होता है uv फॉर्मूला, यहां हो रहा है duv, differentiation of u as it is differentiation of v plus v as it is differentiation of u। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं d by dt of mv। यहां आप m बाहर नहीं निकाल सकते सिस्टम के, बिकॉज यहां पर वी आर अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ टू अ सिस्टम whose mass is not constant, whose mass is decreasing, minus u d m by dt। इस इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूटन लॉ फॉर वेरिएबल मास। चलिए फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू m dv by dt। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं dm by dt प्लस v माइनस u dm by dt। इस इक्वेशन से मैंने dm by dt कॉमन ले लिया तो मुझे मिल गए ना। अब हम इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन m dv by dt is equals to force external force minus v minus u dm by dt। If I send this minus in, it will become m dv by dt is equals to f external plus u minus v dm by dt। इस टर्म में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से ही बॉडी को, मतलब आई मीन रॉकेट को, एक ऊपर फोर्स ऑफ रिएक्शन मिलता है। दैट्स व्हाई दिस टर्म वी कॉल इट एज फोर्स ऑफ रिएक्शन। वी हैव सीन इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो हियर फोर्स ऑफ एक्शन इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द रिएक्शन। होता है कि रॉकेट को एक किस्म का थ्रस्ट, जिसे हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता है रॉकेट को। सो दिस फोर्स ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज थ्रस्ट। थ्रस्ट एक किस्म का फोर्स है जो रॉकेट को ऊपर लिफ्ट करता है ड्यू टू, क्योंकि हाई एग्जॉस्ट गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सो नाउ द फाइनल इक्वेशन इज m dv by dt is equals to f external plus force of reaction। ये है वेरिएबल मास की फाइनल इक्वेशन। नाउ यू सी, ये जो f एक्सटर्नल फोर्स है, ये होता है जो बाहर से किसी किस्म का जो रॉकेट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर रॉकेट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। So that force will be equal to mg, because ये डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ है, इसीलिए we'll write this force to minus mg। So ये भी फोर्स हो सकता है और दूसरे भी फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो हम उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके यहां लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि दिस इक्वेशन इज जस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर रॉकेट, यू कैन अप्लाई एनीवेयर जहां पर मास चेंज हो रहा है, मास वेरिएबल है, वहां पर हम इस न्यूटन का इक्वेशन का यूज करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसा सिचुएशन जहां पर सिस्टम का मास चेंज हो रहा है, वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ लाइक दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ रॉकेट। मोशन ऑफ रॉकेट को समझने के लिए हम सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के कॉन्सेप्ट का किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मोशन ऑफ रॉकेट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।